इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चुनाव के बाद भी अभी गहमा गहमी खत्म नहीं हुई है केंद्र सरकार में और ममता बनर्जी में। और इस बीच 2024 में देश का अगला आम चुनाव होना, और इससे पहले ही क्या देश के अंदर 2024 का गेम प्लान सेट किया जा रहा है? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के बीच दिल्ली में एक बैठक हुई है। यह बैठक कल शरद पवार के घर पर होने वाले राष्ट्र मंच की मीटिंग से पहले हुई है। यह राष्ट्र मंच क्या है यह भी आपको हम बताएंगे। इससे पहले 12 जून को भी प्रशांत किशोर ने शरद पवार से जाकर मुलाकात की थी और बताया जा रहा है कि तब दोनों के बीच 3 घंटे तक अलग अलग मुद्दों पर बात हुई थी। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू हो गई है? यही है बड़ा सवाल। और फिलहाल इसके सूत्रधार एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और शरद पवार के घर पर कल शाम 4 बजे राष्ट्रमंच की बैठक होगी। दरअसल इसमें 15 पार्टियों के नेता शामिल होंगे। टीएमसी से यशवंत सिन्हा होंगे, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह होंगे, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी और एनसीपी से माजिद मेमन भी इसमें मौजूद रहेंगे। सीपीआई और सीपीएम के नेता भी राष्ट्रमंच की बैठक में शामिल होंगे। हमारे साथ अब इस सारी जो ये एक खेमेबाजी हो रही है, या आप कह सकें एक बार फिर से थर्ड फ्रंट को जिंदा करने की कवायद शुरू हो रही है, इस पर बात करने के लिए बीजेपी के नेता राम कदम जुड़ चुके हैं, विधायक हैं। स्वागत है राम कदम जी आपका। विद्या चौहान जी नेशनल एनसीपी से, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। उससे पहले हम विजय लक्ष्मी के पास जाना चाहते हैं जो आज इस खबर को कवर कर रही हैं। विजय, जरा समझाइएगा कि आज तो ये बैठक एक तो कितना वक्त तक चली और लगातार कुछ दिनों के अंदर ये दूसरी बैठक है प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच में, क्या मायने निकाले जा रहे हैं इसके? देखिए सौरभ, आज की मीटिंग अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि कल जो है राष्ट्रमंच की यानी नेशनल फोरम इसकी जो स्थापना थी वो यशवंत सिन्हा ने की थी 2018 में। एक सोशियो पॉलिटिकल फोरम तब से इसको माना जा रहा है, लेकिन 2024 के चुनाव से ठीक पहले जो एक तरीके से इस तरह की स्पेकुलेशंस जो हैं वो हैं कि शरद पवार एक तीसरा मोर्चा बना सकते हैं या पूरे ऑपोजिशन को गैल्वेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल 4 बजे शरद पवार के घर पर इस राष्ट्र मोर्चा की बैठक होगी जिसमें तमाम नेता हैं, टीएमसी के, एनसीपी के, वाम दलों के भी कुछ नेता शामिल हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जो हैं इसमें शामिल होंगे। कुल 15 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके नेता जो हैं वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। मीटिंग का जो वेन्यू है वो शरद पवार का घर है और पहली बार ये एक फिजिकल मीटिंग पोस्ट सेकेंड वेव के बाद जो है वो हो रही है जिसमें शरद पवार खुद शिरकत करेंगे। इससे पहले शरद पवार ने कभी राष्ट्र मोर्चा की किसी मीटिंग्स में शिरकत नहीं की। तो अब ये जब मीटिंग शरद पवार के घर हो रही है और तमाम, हालांकि कहा जा रहा है कि सोशियो पॉलिटिकल फ्रंट है, तमाम नेता अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इसके सदस्य हैं, लेकिन फिर भी 15 विपक्षी दलों के नेता जब एक साथ शरद पवार के घर बैठेंगे और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मुद्दों पर चर्चा होगी तो क्या चर्चा हो सकती है इसका अनुमान लगाना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। पहले ये बता दीजिए कि ये जो राष्ट्र मंच है विजय लक्ष्मी, क्या कांग्रेस पार्टी भी इसका हिस्सा है? देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी के दो जो नेता हैं शत्रुघ्न सिन्हा और मनीष तिवारी, ये इसका हिस्सा हैं। लेकिन हमें जो सूत्रों द्वारा बताया गया कि दोनों ने पर्सनल कमिटमेंट होने के चलते कल की मीटिंग में दोनों नहीं आ पाएंगे। इस तरह की जानकारी उन्होंने जो पूरा चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनको दी है। तो कांग्रेस के नेता जरूर हैं लेकिन वो कल की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये कि इस पूरी कवायद में प्रशांत किशोर की भूमिका क्या है और प्रशांत किशोर मुलाकात केवल शरद पवार से ही क्यों कर रहे हैं? देखिए सौरभ, शरद पवार, अगर हम तीसरे मोर्चे की बात करें तो 2 बड़े चेहरे जो हैं वो सामने आते हैं। एक है ममता बनर्जी और दूसरे हैं शरद पवार। अगर आप प्रशांत किशोर की बात करें तो टीएमसी की जो जीत हुई वेस्ट बंगाल में, काफी क्लोजली पॉलिटिकली चीजों को उन्होंने हैंडल किया और टीएमसी की जीत और इससे पहले भी तमाम जो विपक्षी दल हैं, चाहे वाईएसआर हो या और आम आदमी पार्टी हो, उनसे जुड़े रहे प्रशांत किशोर। तो एक तरीके से प्रशांत किशोर जो हैं वो ये तो तमाम ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्योंकि वो पर्सनली इन तमाम लोगों से जुड़े रहे। उनकी अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो तमाम ये जो विपक्ष के नेता हैं उनसे उनकी नेटवर्किंग है। और शरद पवार और ममता बनर्जी ये 2 बड़े चेहरे हैं जिन पर, अगर अंग्रेजी में कहूं कि जहां पर आकर बक स्टॉप्स एट द डोर स्टेप्स ऑफ दीज 2 लीडर्स, ये 2 नेताओं के ऊपर जो है विपक्ष का पूरा दारोमदार, अगर कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसको हटा दिया जाए तो यही माना जाता है कि ये 2 नेता हैं जो बड़े चेहरे हैं। हालांकि
हालांकि ममता बनर्जी बड़ा एग्रेसिवली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहती आई हैं अपनी रैलीज में या तमाम चीजों से। शरद पवार उतने मुखर जरूर नहीं दिखे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जो ममता बनर्जी के करीबी हैं, अभी अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव में टीएमसी जो है वो जीत करके आई है और वेस्ट बंगाल में टीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं यशवंत सिन्हा, हाल ही में पार्टी ज्वाइन की है। तो ये दो बड़े चेहरे टीएमसी और एनसीपी जो बड़े चेहरे ऑपोजिशन के अगर माना जाए, कांग्रेस को निकाल दिया जाए तो यही दो बड़े चेहरे हैं। ऐसे में जब ये मिल रहे हैं और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं तो इशारा जरूर इसी ओर जाता है कि क्या विजयलक्ष्मी नेता कैमरे पर कई बार बहुत खुलकर कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन आप जब आप जैसे अनुभवी रिपोर्टर से बात करते हैं तो बहुत सी बातें बता देते हैं। तो क्या इस पूरी कवायद को हम इस बात की शुरुआत माने कि पूर्व के नेशनल फ्रंट या यूनाइटेड फ्रंट जैसा एक तीसरा मोर्चा, गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस संगठनों का एक समूह, उसको बनाने की कोशिश की जा रही है और निशाना 2024 ही है? बिल्कुल, मैं कहूंगी ऐसा कहना गलत नहीं होगा। हालांकि कल की जो मीटिंग है वो बहुत अहम होगी सौरभ, क्योंकि पहली बार ये जो तमाम विपक्षी दलों के नेता हैं ये एक मीटिंग में, एक फिजिकल मीटिंग में एक दूसरे के साथ बैठ करके चर्चा करेंगे। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर चर्चा होगी। तो पॉलिटिकल इशू 2024 का चुनाव बहुत ज्यादा अगर हम कहें तो सुगबुगाहट जो है राजनीतिक हलकों में वो शुरू हो गई है, तो इसको जरूर कहा जा सकता है कि विजयलक्ष्मी, मैं आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ एक और पॉलिटिकल मेहमान अब जुड़ गई हैं, विद्या चौहान जी हैं, एमएलसी हैं एनसीपी की। विद्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शरद पवार जी के घर पर प्रशांत किशोर की जो मुलाकात उनसे हुई है उसको लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, और कल पवार साहब के घर पर एक राष्ट्रीय मंच नाम के संगठन की बैठक होना, इसमें 15 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगर आप समझा पाए कि ये एक्सरसाइज है क्या? जी देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से पिछले 7 सालों में देश का माहौल है, आपने देखा होगा नोटबंदी हुई, जीएसटी हुआ, और अभी आपने देखा कोरोना की महामारी जिसमें बहुत अनेक लोगों की मौतें हुई, जिससे लोगों को अच्छी तरह से इलाज नहीं मिल सका, ऑक्सीजन नहीं मिल सका। और इस हिसाब से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारत सरकार, जो मोदी सरकार है, वो थोड़ी ऐसा लगता है कि सही तरीके से ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकी है। और जिस तरह से बंगाल का चुनाव देखें, महाराष्ट्र का महाआघाड़ी का सत्ता अगर आप देखें, तो अगर हम सब लोग बीजेपी के खिलाफ अगर एक साथ हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि इस देश को जो है वो बचाना बहुत ज़रूरी है। और वो देश बचाने के लिए अभी से हमें सही कदम उठाना चाहिए। और मुझे लगता है इसका स्पष्टीकरण ये मीटिंग के बाद ही पवार साहब और जो बाकी दल है उसके नेता दे सकते हैं। हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि मीटिंग में क्या होने वाला है क्या नहीं, लेकिन असल में कल की मीटिंग में क्या होने वाला है, किस इश्यूज के ऊपर चर्चा होने वाली है, ये तो मीटिंग में जो नेता शामिल हो जाएंगे वही आपको बता सकते हैं। ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन अभी से सुगबुगाहट शुरू होगी। राम कदम जी अब जुड़ गए हमारे साथ, बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे, उनका फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। कदम साहब, स्वागत है आपका। मोदी सरकार को और आपकी पार्टी को घेरने के लिए कल 15 राजनीतिक दल इकट्ठा हो रहे हैं शरद पवार साहब के घर पर दिल्ली में। देखिए, इस मंत्रणा के आरंभ में मैं 2 बिंदु इस चर्चा में रखना चाहूंगा। प्रथम बिंदु यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो प्रतिभा है तो देश की सीमाओं को पार करते हुए समूचे विश्व में पहुंच चुकी है। अब वह देश के नहीं विश्व के नेता कहते सारे विश्व ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। जब मोदी जी की प्रतिभा सारे विश्व के नेता के रूप में आए तो स्वाभाविक है, हमने द्वापर में भी देखा था कि 5 पांडवों को हराने के लिए 100 कौरवों को इकट्ठा आना पड़ा था, वो उनकी मजबूरी थी। उसी प्रकार से इस देश के विभिन्न दल के नेता इकट्ठे आने का इस कारण प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी की ऊंचाई के सामने ना कोई विचारधारा के मामले में लड़ सकता है, ना अब तक आजादी के बाद जो विकास के काम हुए और मोदी जी के कार्यकाल में जो 7 वर्षों में काम हुए में ना कोई लड़ने में, ये सारे दल बिल्कुल पूरी तरह से फीके।
और नहीं, वही वो उनकी आप मजबूरी है। उनके एक दल की ताकत चाहे कितनी भी हो, लेकिन वो जीत का स्वाद चख चुके हैं। पहले महाराष्ट्र में आपको सत्ता से दूर किया, वहां भी यही फॉर्मूला अपनाया, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी का रथ रोका ममता बनर्जी ने। आपने बहुत अच्छा मुद्दा बताया। मैं महाराष्ट्र से आरंभ कर लूं। महाराष्ट्र में देखिए कैसा है, जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी थी, मैं इस कारण कह रहा हूं कि अब बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी नहीं बची, क्योंकि उनकी पार्टी हिंदुत्व की बात बोलने वाली पार्टी थी, राम मंदिर की भाषा बोलने वाली पार्टी थी। अब ये नया दल है, जो दल राम मंदिर को विरोध करने वाले लोगों के संग सत्ता साझा कर रहा है। लोगों ने इन्हें मैंडेट नहीं दिया। लोग इन्हें यदि मैंडेट देते और ये सत्ता में बैठते तो हम समझ सकते थे इन्होंने समूचे महाराष्ट्र के जनता का विश्वासघात किया। अब विश्वासघात के आधार पर बहुत लंबे समय तक असत्य की लड़ाई नहीं चल सकती, सत्य का विजय होना है। और रहा सवाल समूचे देश में एक हाथ दूसरे राज्य में आना क्या जाना क्या, इससे यदि हम पूरा अगर मथितार्थ जोड़े तो वह कभी भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, बंगाल में भी गत चुनाव के मामले में हमने जो जीत हासिल की है वह जीत काबिले तारीफ है। और कई सारी जगह, चलिए ठीक है कदम साहब, देखिए आप कुछ भी कहें, दावा बंगाल में कुछ और था, हकीकत कुछ और निकली। अब आप उसको अपनी जीत बता दें। और महाराज मान सकते, क्षमा चाहूंगा केवल मात्र 10 सेकंड। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समूचे देश की अपेक्षाएं बहुत होनी भी चाहिए। उसी प्रकार से हमारा कई गुना अधिक विकास बंगाल में हुआ है। चलिए ठीक, चाह रहे थे कि बंगाल में भी हमारी सत्ता मैं है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप देखिए ये तो नेता की खूबी होती है कि वो हार को भी अपनी जीत की तरह प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन वहां आपकी हार हुई। आप मैंडेट महाराष्ट्र में जो भी रहा हो, आपको सत्ता नहीं मिली, इतना तय। बहुत आरोप आप लगा सकते हैं इनके ऊपर। बंगाल में जी, बंगाल में कितने आंकड़े थे पूर्व चुनाव में, नहीं, कितने मिले हैं? और दावा क्या था आपका? परसेंटेज वाइज अगर जोड़े, यदि परसेंटेज वाइज जोड़े जी, उस परसेंटेज को 200, 500, 1000 ने उसके कई अधिक गुना आपको जोड़ना होगा। कदम साहब चलिए चर्चा, मैं सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहना चाहता, आज हम एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। को विनम्रता से स्वीकार करता हूं। अच्छा ठीक है, आपकी बात को विनम्रता से स्वीकार करता हूं, पर इस बात को भी दोहराता हूं कि बंगाल में गत चुनाव से कई 1000% हमारी जीत हुई है। वो ठीक है आपकी बात। अरे करम साहब माफी चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन मैं जाते जाते विद्या जी का एक कमेंट जरूर लेकर के जाना चाहूंगा। ये देखिए, कहते हैं बीजेपी के नेता कि आप पूरे देश में एक कुनबा खड़ा करने चले हैं, लेकिन आपके महाराष्ट्र में क्या हाल हो रहा है? कांग्रेस पार्टी अभी से कह रही है हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, आप उनके अध्यक्ष कहते हैं हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि जूते मारेगी जनता जो अकेले चुनाव लड़ने की बात करेगा। जी देखिए, मैं आपको स्पष्टीकरण करना चाहती हूँ कि राम जो कदम जी आए हैं यहाँ पर, ये बहुत ही मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं कि विश्व के गुरु है, मोदी जी की ऊंचाई इतनी लंबी है। थे अभी भूतकाल में जमा हो गए हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि अभी जो मोदी जी ने किया है पिछले 7 सालों में, मोदी जी हमेशा कहते कि 70 साल में क्या किया, 70 साल में जो 70 साल में किया था वो 7 साल में डुबाने का काम इन्होंने किया है। पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, किसी चीज पे ऊपर कंट्रोल। चलिए विद्या जी, जैसा आपने कहा था कि कल की बैठक पर नजर निगाह हमारी है, देश की भी है, और उसमें जो नेता जाएंगे जो क्या बात करते हैं वो, उससे हमें पता चलेगा कि कितनी गंभीरता है इस कोशिश में जो शायद शरद पवार साहब करना चाह रहे हैं। माफी चाहता हूं मैम, आपको बीच में रोकूंगा, समय बिल्कुल नहीं है। विद्या जी, रामकदम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दिल्ली से अभी इस वक्त जो खबर आ रही है वो है कोरोना के ताजा आंकड़े, इस पर पूरी डिटेल एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।